नमस्कार मित्रों, आप सभी की मांग पर हम लेकर आए हैं यूपी SSC वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस की वो महत्वपूर्ण क्लास जिसमें जीएस के सभी विषयों से प्रश्नों को समाहित किया गया है। अब प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित हैं। आपकी ये क्लास 100% सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो देर किस बात की मित्रों, जुड़िए अभी हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को बदलिए अपने सिलेक्शन में, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर रोज की महत्वपूर्ण क्लास आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम ले जाएं आपको शून्य से सिलेक्शन की ओर। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? विकल्प हमारे हैं लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न पर चर्चा करें तो शासन प्रणाली की बात करें तो शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं। एक होती है संसदात्मक। हम प्रश्नों के साथ साथ थोड़ा प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे कि उससे संबंधित अगर अन्य बिंदुओं से भी प्रश्न बनाए जाते हैं तो हमारा क्लियर रहे। एक होता है संसदात्मक और एक होता है अध्यक्षात्मक। शासन प्रणाली की शासन करने की दो प्रणालियां होती हैं सामान्यतः, एक होती है संसदात्मक और एक होती है अध्यक्षात्मक। और अगर हमारे भारत की बात की जाए तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। अगर यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, यानी आपको बताना है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। विकल्प हमारे हैं फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शुजा-उद-दौला या शाह आलम द्वितीय। तो आप बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किस शासक ने प्रदान किया था? अगर आपको इस प्रश्न के बारे में बताएं तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वह अगस्त 1765 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1765 में। अभी प्रश्न पूछता है कि कब हुआ था, तो 1765 में हुआ था। और किस संधि के द्वारा दी थी? तो इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। यह किसके किसके बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि? तो यह हमारे शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। कितने राज्यों की? यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन स्थानों की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने सौंप दिया था इलाहाबाद की संधि के द्वारा अगस्त 1765 में। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न से भी कई प्रश्न बनते हैं कि किस संधि के द्वारा दिया था? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। किस सन में दिया था? तो अगस्त 1765 में दिया था। किस शासक ने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। या इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस राज्य की दीवानी प्रदान की थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन राज्यों की दीवानी का अधिकार यानी कर वसूलने का जो अधिकार होता था वह ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, शाह आलम द्वितीय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते रहिए, आपके एक प्रश्नों के साथ साथ कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। बताइए कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो आपको बताना है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। भारत की जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वह किस देश से अपनाया गया है? तो ये हमारी शासन प्रणाली कहाँ से अपनाया गया है? तो ये ब्रिटेन से अपनाया गया है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो संसदात्मक प्रणाली है वह किस देश से लिया गया है? तो हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो होती है कार्यपालिका वह विधायिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो कार्यपालिका होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में वह विधायिका के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और यह प्रणाली कहाँ से ली गई है? यह ब्रिटेन से ली गई है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, संसदात्मक। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर नागरिकता की बात करें तो भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में
भाग 2, अगर संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद की बात करें तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है वह हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, एकल नागरिकता। अगर पूछा जाए कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती हैं। मतलब भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। विकल्प हमारे हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम। तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप और खुद के सपनों को साकार करना और पूरा करना तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि एक एक प्रश्नों के साथ साथ उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे सीधे नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन से प्रश्न अवश्य आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और एक एक प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को सुनते रहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। आपको बताएं तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। और कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। और यहाँ पे इस कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, कन्याकुमारी। अगर हम बात करें दूसरे विकल्प की तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट, जिसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। यानी आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। विकल्प हमारे हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो बताइए कि म्यांमार से भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। अगर म्यांमार से सटे राज्यों की बात करें तो भारत के कुल 4 राज्य म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, और एक हो गया नागालैंड, और हो गया मिजोरम, और एक हो गया हमारा मणिपुर। ये 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य हो गए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। ये चारों अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं, जबकि आसाम अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, आसाम। पूछा गया है कि संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। अगर इस प्रश्न पर आपको बताएं तो संसद के प्रत्यक्ष रूप से तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन नहीं होता है। इसका हमारा प्रश्न ये विकल्प गलत हो गया। और संसद के सभी सदस्यों द्वारा, तो संसद में दोनों आ गए हमारे, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया। अगर विकल्प डी की बात करें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। बल्कि अगर लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं सभी मिलकर लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल जरूर ही पूछे जाएंगे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। और इस दिवस के माध्यम से हम आपको अन्य और कई दिवस बताने वाले हैं, क्योंकि विकल्प को सेट किया गया है कि जिससे आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे दिया जाए। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 21 जून को, 22 मई को और 22 अप्रैल को। विकल्प यहाँ पे इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि हर एक विकल्प अपने आप में एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए, अगर 21 जून की बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगर वहीं 22 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। विविधता दिवस अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 21 जून को योग दिवस। वहीं अगर 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और अगर 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था 1987 में, जिसे ओजोन परत के संरक्षण हेतु विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। चूँकि यह समझौता 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन दिवस से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो था वह किससे संबंधित था? तो वह हमारे ओजोन परत से संबंधित था और यह 16 सितंबर को हुआ था 1987 में, इसलिए यह ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका हमारे चारों विकल्प तैयार हो गए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 21 जून को योग दिवस, वहीं 16 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दिवस से महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपको बताना है। इतिहास से संबंधित प्रश्न आ गए आपके सामने कि अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वह किसके साथ की थी? विकल्प हमारे हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, डुप्ले या नंदराज। अगर श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में बात करें तो यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, इसलिए इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। और यह संधि 1792 में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस, अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज हुए थे। और मैसूर से कौन थे? टीपू सुल्तान थे। मैसूर से कौन थे? तो टीपू सुल्तान। किसके बीच हुआ था? ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किनके बीच हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से जो उनका गवर्नर जनरल था वो था कॉर्नवालिस था। ये कॉर्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से था, इसके बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, टीपू सुल्तान। अगर अंग्रेजों की तरफ से पूछे तो कॉर्नवालिस, और अगर मैसूर की तरफ से पूछे तो टीपू सुल्तान। और यह संधि कब हुई थी? तो यह संधि 1792 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? 1792 में हुई थी। प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। जनजातियों से भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बताइए जनजातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टोडा एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है। आपको बताना है अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों पर या नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा एक महत्वपूर्ण जनजाति है। आपको बताएं अगर टोडा जनजाति के बारे में तो यह तमिलनाडु में, टोडा जो जनजाति है यह तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है, तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उस पर यह जनजाति पाई जाती है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? आपको भारतीय नदियों के बारे में बात करें तो भारतीय नदियां अपने मुहाने पर या तो डेल्टा का निर्माण करती हैं या तो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। दो प्रश्न इससे पूछते हैं कि एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है या नहीं बनाती है, या कौन सी नदी अपने किनारे पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। विकल्प हमारे हैं नर्मदा, महानदी, ताप्ती या मांडवी। तो आप बताइए कि कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। एस्चुअरी नहीं बनाती अर्थात अपने मुहाने पे क्या बनाती होगी? डेल्टा बनाती होगी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मुहाने पर एस्चुअरी नहीं बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या मांडवी नदी। अगर बात करें महानदी के बारे में तो महानदी जो है, महानदी के बारे में बताएं आपको तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, छत्तीसगढ़ के किस राज्य से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में एक जिला है धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। यानी ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यह नदी कहाँ गिरती है मित्रों? तो बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में गिरती है और किसका निर्माण करती है, तो यह डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का नहीं निर्माण करती है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, महानदी। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ये तीनों नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे हैं हरके बैराज, गांधी सागर बांध, गोविंद वल्लभ सागर बांध या भाखड़ा नांगल। बताइए कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। आपका एक एक प्रश्न आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन इतना महत्वपूर्ण है कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते रहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताएं तो इसका जो उद्गम होता है वह हरके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है किन नदियों के संगम से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्यास और सतलज, किन दो नदियों के, तो ब्यास और सतलज नदियों के संगम से निकट से हरके बैराज नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। और यह नहर राजस्थान के पश्चिमी ज़िले, कहाँ, राजस्थान के पश्चिमी ज़िले में, राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनमें मुख्य रूप से इस नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यानी जो इंदिरा गांधी नहर है यह राजस्थान के पश्चिमी ज़िले जो हैं उनमें मुख्य रूप से सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह हरके बैराज के निकट से उद्गम होती है जो कि ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, हरके बैराज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। हर विषय से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया गया है। देखिए अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो आपको भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो संस्था करती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी जो कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वर्तमान में इसको NSO कर दिया गया, इसका नाम बदल के NSO कर दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिक ऑफिस कर दिया गया इसका नाम, जो कि 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा के नाम से। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लघु एवं कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि वह बहुत को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, या सरकार इनकी सहायता करती है इसलिए महत्वपूर्ण है, कि वे पारंपरिक उद्योग हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, या उनका प्रबंध करना आसान होता है इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण है। तो बताइए कि लघु एवं कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। अगर लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो यह भारत में सर्वाधिक लोगों को अगर रोजगार पहुंचाने का कोई उद्योग काम करता है तो लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से भारत में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसलिए हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से बहुतों को रोजगार प्रदान किया जाता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। आपको बताना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपके भूगोल से बना हुआ प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, या दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन या दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। इन सभी प्रश्नों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं इस प्रश्न के माध्यम से। आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। विकल्प हमारे हैं 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगर वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात करें, अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात करें तो यह 21 जून को होता है। जब हमारा ग्रीष्म अनयांत होता है, ग्रीष्म अनयांत बोलते हैं, यह 21 जून को, या समर सोल्स्टिस बोलते हैं, तो यह 21 जून को होता है जिसमें उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं अगर
दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है, इसका विपरीत होता है। अगर वहीं दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन की बात करें तो यह 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी से प्रश्न हमारा है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न के माध्यम से भी आपको अन्य दिवस के बारे में हम बताएंगे विकल्पों के द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विकल्प हमारे हैं 10 दिसंबर, 9 जनवरी, 23 जनवरी या 22 मार्च। तब से हम अन्य विकल्पों पर बात करें तो 10 दिसंबर की अगर बात करें तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। वहीं अगर 23 जनवरी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा घोषित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया है 23 दिसंबर को। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर पराक्रम दिवस घोषित किया गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस जो कि 23 दिसंबर को होता है तो 23 दिसंबर को पराक्रम दिवस घोषित किया है। वहीं अगर 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर वहीं 9 जनवरी की बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी 9 जनवरी। एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो गए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है, वहीं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और वहीं 22 मार्च को विश्व जल दिवस आयोजित किया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।